अनाउंसमेंट्स का होगा। ये बड़ा कुछ पेजेस आपको घर से रिवाइज करने को कहते हैं या रिवाइज नहीं करना पढ़ने को कहते हैं। तो पेज नंबर 23 से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, जहां जहां रेशियोज हैं उसमें जो जो चीजें इस वक्त आपको पता है सारी एक्सप्लेन करना। पेज नंबर 23 में कोई ऐसी चीज जो बड़ा डिफरेंट यूनिट से मुखातिब हो। तो अगर एक आध है तो पढ़ ली, मेरे अलावा कोई एक आध होगा। ये है सर तो इशू पेज नंबर 23 जी जरूर कर 24 पे लिखा हो, 25 पे स्टार्ट में आएगा सर। इसके जरिए भी आहिस्ता से जब हम डिफरेंट टॉपिक्स और पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स फर्दर एक्सप्लेन हो जाएंगे। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का जो मतलब बस आपने ज़हन में रखना वो ये है, रिसीवेबल और पेएबल्स के एंगल से बढ़ रहा है। तो रिसीवेबल्स और पेएबल्स मॉनेटरी एसेट्स हैं, और इनके अलावा जो एक सेग्रीगेशन है एसेट्स की, करंट और नॉन करंट, तो वो एक अलग सेग्रीगेशन है। लेकिन फॉरेन करेंसी के एंगल से ट्रांसलेशन जो हम करते हैं बैलेंस शीट डेट पर, उस एंगल से एक क्लासिफिकेशन यहाँ भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। तो मतलब इसका ये कि ये जो रिसीवेबल और पेएबल्स है ये मॉनेटरी एसेट्स हैं, और अब ये मॉनेटरी आइटम्स है, सॉरी अब ये एसेट्स नहीं है, पेएबल भी एसेट नहीं है। एक मॉनेटरी आइटम वर्ड है और एक है नॉन मॉनेटरी आइटम। ये पेज नंबर 25 के स्टार्ट पर वर्ड्स है। इनकी कोई टेक्निकल डेफिनेशंस पे भी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे जैसे भी हम बाकी टॉपिक्स आगे करते रहे इंशाल्लाह ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मॉनेटरी आइटम मींस रिसीवेबल एंड पेएबल्स, एंड अदर देन रिसीवेबल एंड पेएबल्स आर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मतलब इसका सिर्फ ये है कि मॉनेटरी आइटम्स ने बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेट होना, ये इस एंगल से, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स बैलेंस शीट डेट पे ट्रांसलेट नहीं होती। हाँ, इसमें एक कंफ्यूजन की जेन में ना आ जाए, वो लेट मी क्लियर कि अगर कोई कल हमने पढ़ी रिवैल्यूएशन, तो वो एसेट को ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब IAS 16 या IAS 40 के एंगल से हम किसी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, कोई रिसीवेबल है कोई पेएबल है, हाँ उसकी चंद एक एग्जांपल्स जरा पता होनी चाहिए हमें। लोन रिसीवेबल भी हो सकता है, होता है ट्रांसलेट, लोन रिसीवेबल भी है, डेटर्स भी हैं। डेटर्स क्या चीज है, वो भी रिसीवेबल नहीं, मतलब रिसीवेबल एंड पेएबल के वर्ड्स के एंगल से मैं कुछ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ। डेटर भी रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, या ना रिसीवेबल एसेट है ना पेएबल है। ये एसेट तो है, करंट एसेट भी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें ये बातें हुई थी शायद कि इनको कोई हमने कभी मुहैया नहीं किया। बाद में अगर कोई फॉरेन करेंसी अमाउंट्स में चेंज आए तो इट इज नथिंग टू डू विद द स्टॉक्स जो हमने खरीदनी। इसे ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अगर आइटम कॉस्ट मॉडल पे, तो इट इज नथिंग टू डू विद द चेंज इन फॉरेन करेंसी रेट्स अनलेस आपको रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। तो वो ये 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर आपने वर्किंग करनी तो फेयर वैल्यू को पाक रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए या लोकल करेंसी फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप रेट यूज करते हैं। लेकिन फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये इंटरेस्ट पेबल, ये है मॉनेटरी आइटम्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल इन्हें किया था ट्रांसलेट हमने। हाँ वो ठीक है, हमने लोन के अंदर शामिल होकर किया करके किया था। इसमें जो की वर्ड्स है ना, इसमें जो की वर्ड है जो आपको इस वक्त क्लियर रहना चाहिए वो है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ मॉनेटरी आइटम्स के, ब्रैकेट में नहीं वो लिखा हुआ इन अदर वर्ड्स जो है, ये भी बड़ी याद रखें। बाकी डेफिनेटली भी आगे चलेंगे तो आपके पास एंड में पूरा टेबल बना हुआ, लेकिन उसमें अगले टॉपिक्स भी आ रहे हैं, तो जब तक वो अगले टॉपिक्स का हमें आइडिया ना हो तो शायद ये वर्ड ऐसे कहीं कंफ्यूज ना करते। तो सिंपली स्पीकिंग monetary item means receivables and payables, and other than monetary items are non monetary items। उसकी दो तीन एग्जांपल्स अगर लिखी हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ये बहस हो चुकी है। ठीक, कोई और कंफ्यूजन इस पेज नंबर 25 पर? सर आइडियली मैंने आपको बताया था कि स्पॉट रेट यूज होना चाहिए, सेल और परचेज जो है ना स्पॉट रेट पे,
लेकिन बहरहाल एक स्टैंडर्ड ये देता है, ऑप्शन देता है कि अगर अब देखें प्रैक्टिकली ये बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत से एक्सपोर्ट्स ट्रांजेक्शन हो सकती हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपनीज में, तो वहाँ एक ऑप्शन ये दी जाती है कि वीकली एवरेज ले लें, लेकिन अनलेस के फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। तो ये प्रैक्टिकल डिस्कशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं हो। वो तो अगर हम पूरे साल के एवरेज भी तो हमने लिया ना, लेकिन कल ही शायद पढ़ा था कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो डेट वाइज करना पड़ेगा अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये बहुत ज्यादा रेट्स शायद दिए भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो स्पॉट रेट्स आपने यूज करना है सवाए इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के, इनके लिए क्या यूज करना। और कल बारह एक बात फाइनली ट्रांसलेशन में हुई है कि जब फंक्शनल करेंसी से हमने प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्जन की, उसके लिए सिंपली दो रूल्स के हैं, बैलेंस शीट आइटम एज ऑन होती हैं तो स्पॉट रेट यूज करेंगे आप बैलेंस शीट डेट का, और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर है तो उसमें आप एवरी डेट यूज करें। ठीक है, लेकिन उसमें अब कल मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करवाया, मैं कल भी शायद बात हो रही थी कि ये भी नई चीज आई है इस दफा, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जैसे जैसे और क्वेश्चन हम मुझे मिलते रहेंगे वो हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो करते रहेंगे, स्टेप वाइज ही चीजें हैं। वो एक छोटा सा सवाल हमने करके फिर अगर आइडिया से ले लिए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ ये चीजें मिक्स भी होती रहेंगी और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो समटाइम ये भी टेंशन हो जाती है ये तो हो गया, अगर वो हो जाए, तो जब वो होगा तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। ये पेज नंबर 25, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की काफी खामोशी की रीजन एक तो मुझे पता है, लेकिन बहुत तो नहीं सुना रहा हूँ। जैसे पेज नंबर एक स्टेप बाय स्टेप, पेज नंबर 25 का कोई क्लोजिंग रेट स्पॉट रेट एट द ईयर एंड, सर ये एवरेज सिर्फ होता है जब अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मेजर करना है वैसे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 26, ये लोन्स वगैरह फाइनल है फिलहाल जितने क्वेश्चंस किए हैं। पेज नंबर 26, 27, 28 तक आ जाए। ट्वेंटी 29 के बीच में कुछ एग्जांपल्स नहीं, अगर नहीं किए तो कर लीजिएगा, छोटी छोटी सी एक समरी इसमें आ रही है दरमियान में पेज नंबर 30 के, क्या हेडिंग लिखी है दरमियान में, इसको भी फिलहाल आप इस तरह करें। वैसे तो इसमें दो जो बातें हुई हैं वो ठीक है, लेकिन एक जरा इसे फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। पता वैसे आपको है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद ऐसे अंग्रेजी में ना फंसे फिलहाल, तो फिर कभी आगे जाके शायद बात क्लियर हो जाए। लेकिन इसमें अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे खतरा ये है, मैंने क्वेश्चन मार्क सिर्फ इस एंगल से लगाया कैसे हम अंग्रेजी में फंसे, बाकी अगर चलते रहे अब और पता है कहाँ रुके, किस पेज तक जाते हैं, पेज 37 तक, कोई और पेज नंबर बताओ जी सर। ये इनिशियल मेजरमेंट सभी हमेशा स्पॉट रेट होते होंगे, और उसके बाद अगर बैलेंस शीट डेट आ जाए तो ट्रांसलेशन होगी, और अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो ट्रांसलेशन डेट आएगी, और बैलेंस शीट डेट के बाद तो सेटलमेंट डेट हो सकती है। अगर ट्रांजेक्शन डेट और सेटलमेंट के दरमियान में बैलेंस शीट डेट आएगी तो वो ट्रांसलेशन डेट है, जिस डेट पे आपके अगर रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं वही मेजर होंगे। यही चीज हम लिखते हैं जी। और भी चले सर, इस तरह कीजिए, इसके फौरन बाद पेज नंबर 37 सॉरी, इसमें सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस में पहले 6 तो करनी ही चाहिए, आखिरी दो शब्द रहते हैं 7 और 8, ये पेज नंबर 39 के एंड पे 7 8 रहते हैं, 7 8 रहते हैं, इनको होमवर्क करना है।
सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस पेज नंबर बताएं उसकी है सर। तो उसमें छोटे दो क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है मेरा ख्याल है, उसको छोड़े थे रिवैल्यूएशन की वजह से। तो रिवैल्यूएशन मॉडल के एंगल से देख लें एक नजर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो रख लें, मेरा ख्याल इसमें कोई इशू नहीं है, अगर होगा तो फिर डिस्कस करते हैं। तो अगले 2-3 दिन में ना अगर आज क्यों सर फैसले, तो मैं अगले 1-2 दिनों में आपको इसी के कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर बताऊंगा, फिर मेरे ख्याल मंडे को टेस्ट रख लेते हैं और लीज भी साथ मिला लेंगे। लेकिन अगले 1-2 दिन में आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिवैल्यूएशन के भी 1-2 क्वेश्चंस कहूंगा रिवाइज करने के लिए, पुराने कॉन्सेप्ट साथ IAS 21 के साथ। तो प्लीज 1-2 दिन सीरियस लीजिए। पिछली चीजें अगर मैं कहूँ तो ये ना जहन में रहेगा कि ये आती है ये हो जाएंगी, इन्हीं दिनों का मैक्सिमम रिवाइज। तो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन 7 और 8 का जी नोट रखें। जिन्हें ज्यादा बुक नहीं है तो चैप्टर जो आपके साथ शेयर किया उन्होंने 20 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 अंदर और आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और बीच में क्या रहता है, चलते टाइम भागते हैं। पेज नंबर 55 ये करनी है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर का पेज नंबर पूछना नहीं, 1 मिनट। तो ये 3 क्वेश्चन हो रही चीजें अगर जेन में हो तो अगली भी समझने में आसानी रहती है। प्रॉब्लम तभी आता है जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाए, है ना। 36 जो बच्चों के साथ नोट्स शेयर हुए, चलो बाकी फिर मेरा ख्याल कुछ क्वेश्चन मैं कल कहूंगा, तो इन 3 क्वेश्चन को जरा प्रायोरिटी रखिएगा। मीनवाइल जरा आज रजिस्टर का क्या पेज नहीं करना। अब इनिशियली तो इस वक्त देखें जो लीज पढ़ी हमने और IAS 21 पढ़ा ये तो अपने स्टैंडर्ड के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों ने जब दूसरे स्टैंडर्ड के साथ मिक्स होना है तो उसके लिए फिर हमारे पास ये बेस अवेलेबल होनी चाहिए, बेस बनी हुई अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है सर, तो आए एक और इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन स्टार्ट करें। रजिस्टर का पेज खोलना है, फिर बुक का पेज बंद करो। हेडिंग सर लिखिएगा इनकम टैक्सेस। बुक्स बंद कर दें, जब जरूरत होगी तो कहूँगा बताता हूँ बुक खोलने के लिए। फिलहाल बुक बंद करके रजिस्टर का एक पेज निकालें, उस पर हेडिंग लिखें इनकम टैक्सेस। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ये बिल्कुल ठीक है जी सर जी। आप में से बहुत से हजरात ने इनकम टैक्स पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। कोई ऐसे साहब जिन्होंने ना तो टैक्स पढ़ा हुआ है और ना ही वो इस वक्त पढ़ रहे हैं, फाइनल में पढ़ना। जो हजरात टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनका कोई इशू नहीं है, जो मैं कहूँगा प्लीज वो टैक्स से रिलेटेड ही है। हाँ ये मैंने बात इसलिए की है कि जिन हजरात ने बड़ा टैक्स पढ़ा हुआ जरूर अपने जहन में टैक्स लाइएगा, लेकिन उसमें बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर सही याद है तो जहन में लाइएगा, ऐसे ना हो कि वो याद नहीं है और ये दिल नहीं मान रहा, ऐसे ना करनी चाहिए। यकीनन आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा। हाँ जहां 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 मैं बातें कुछ गुजारिशात पेश करूंगा उनको जरूर सुनिएगा, ठीक है। अब जिसे टैक्स नहीं भी याद वो इशू नहीं है, मतलब खासतौर पे मैं उन लोगों से मुखातिब जिन्होंने पढ़ा हुआ है और जिनका ख्याल उन्हें याद है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो कितना याद है ये अजीब मसला समटाइम बन जाता है। तो मैं इस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं ऐसा मैंने पढ़ाना, हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो लिखा हुआ है उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना सीखना। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस।
जो हम इस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। IAS सॉरी 21 नहीं, IAS 12, IAS 12। बस अब प्लीज सीरियस सर जी, ये भाई जो क्लासेस में नहीं, वो पीछे जो आप अकेले बैठा करें, आपका मेरे अलावा मुश्किल किससे भी हो रहा होगा, तो इधर आने करने। जी सर, ये 3 तरह के टैक्सेस के नाम लिखे हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। करंट टैक्स, एक होता है करंट टैक्स। नंबर 2 फिर इस स्टैंडर्ड में हम डिस्कस करेंगे, एक होता है डेफर्ड टैक्स। और फाइनली फिर इस डिस्कशन के एंड में एक टैक्स और होता है प्रायर पीरियड टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स की कोई बात नहीं होगी, ये इनकम टैक्सेस में ही 3 तरह के टैक्सेस हैं जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नाम बोल देंगे क्या? वी आर नॉट डिस्कसिंग सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो लिखा हुआ है, ये एक्ट है शायद, उससे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के टैक्सेस निकल आते हैं। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स है, प्रायर पीरियड टैक्स। इस टॉपिक को प्लीज इसलिए भी सीरियस कीजिएगा, आपके इंशाल्लाह बहुत से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे रिवाइज होके बहुत इम्प्रूवमेंट उनमें आ जाए, इम्प्रूव हो जाए, तो आप इंशाल्लाह एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है। तो सबसे पहले आने सर जी करंट टैक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखें करंट टैक्स। करंट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड। टैक्स ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द करंट पीरियड। अच्छा, इसमें स्टार्ट में वर्ड लिखा हुआ करंट। करंट डजंट मीन एनीथिंग एक्सेप्ट ओनली करंट पीरियड का टैक्स। तो करंट अकाउंटिंग ईयर, फॉर एग्जांपल हम 2020 में, तो 2020 का टैक्स क्या कहलाएगा? करंट टैक्स। हम 2019 में, 18 में, जिस साल हम हैं उस साल का टैक्स, उस करंट ईयर का टैक्स करंट टैक्स। तो किस टैक्स को करंट टैक्स कहते हैं? पढ़ के बताना है नहीं, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड पे जो टैक्स होता है, वो टैक्स जो करंट पीरियड के टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे होता है, उसे करंट टैक्स बोला जाता है। अब यहाँ जो मैंने लफ्ज यूज किया टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको जरा समझना जरूरी है। इस डिस्कशन में हम 2 तरह के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। एक होता है काउंटिंग प्रॉफिट, लिखा था नेक्स्ट हेडिंग, और उसके नीचे एक लाइन रखते, एक होता है टैक्सेबल प्रॉफिट। तो इन दोनों की सेग्रीगेशन हमारे ज़हन में क्लियर होनी चाहिए कि काउंटिंग प्रॉफिट किस चीज का नाम है और टैक्सेबल प्रॉफिट किस चीज का नाम है। अकाउंटिंग प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं जो प्रॉफिट, लिखने की डेफिनेशन, प्रॉफिट विच इज कैलकुलेटेड as per requirements of IFRS. Profit which is calculated as per the requirements of accounting standards. IFRS means International Financial Reporting Standards. In short words, we can say एक ऐसा प्रॉफिट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके कैलकुलेट होता है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। मसलन अपनी इनकम स्टेटमेंट जरा देख लेना। स्टार्टिंग पॉइंट सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह, ये जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, क्या इसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट्स करते हैं? मसलन IS2 जेन बनाए, IS2 इन्वेंटरीज, इस कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही होती है, क्या वो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की बेस पे कैलकुलेट हुई होती है? और क्या कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने FIFO यूज किया होता है या वेटेड एवरेज?
इट मींस हमने इन्वेंट्री को मेजर किया हुआ है इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए बाय यूजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएस 2। आईएस 16 जेन में आईएस 16 मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। कॉस्ट मॉडल की बेस पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होगी, एक्सपेंसेस में आके लेस हुई होगी। और अगर रिवैल्यूएशन की हुई है तो रिवैल्यूड अमाउंट की बेस पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट हुई होगी। तो हमने आईएस 16 फॉलो करके अपने एक्सपेंसेस में वो डेप्रिसिएशन लिखी होगी। एक बोरिंग कॉस्ट हो जाएगा आईएस 23। बोरिंग कॉस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस unless it relates to a qualifying asset. In that case it is capitalized. बोलेंगे सेंटेंस सर क्या बोला मैं? बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। अपने ज़हन में इनकम स्टेटमेंट बनाया करो, फाइनेंशियल चार्जेस ज़हन में लाया करो। बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज, असल में जब भी बोरिंग कॉस्ट की बात होती है महसूस समटाइम्स ये होता है कि शायद ये हमेशा कैपिटलाइज ही होती है। हमेशा कैपिटलाइज नहीं होती। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो कैपिटलाइज होती है, और अगर क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं, आपने बैंक से जो लोन लिए हैं उनका इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में। अब क्वालिफाइंग एसेट की क्या बहस है, जब जरूरत पड़ेगी मैं कर दूंगा। फाइनेंशियल चार्जेस में हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा अकॉर्डिंग टू आईएस 23, और अगर हमारा कोई क्वालिफाइंग एसेट होगा तो ऑब्वियसली फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट फाइनेंशियल चार्जेस में नहीं आ रहा होगा, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में एसेट के सामने आ रहा होगा। तो क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं हम अपनी स्टेटमेंट्स बनाते हैं? मैंने 2-3 एग्जांपल्स दी, होपफुली कुछ बात रीजनेबली फिलहाल क्लियर होगी। अब आप इस तरह करें, अपने ज़हन में जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जरा तरतीब से लें। जरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, एक मिनट, रेवेन्यू या सेल्स, ठीक है, सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट से आ गई, अदर इनकम से आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस या समटाइम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस या समटाइम अलग-अलग लिखे होते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कभी कभी वर्ड होता है, एडमिन एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल चार्जेस। कोई अदर एक्सपेंसेस हो तो वो भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल चार्जेस, नेट प्रॉफिट जिसे हम कह देते थे, एक मिनट जस्ट मिनट, यहाँ तक तो ठीक है प्लीज, कोई कंफ्यूजन किसी बात में यहाँ तक? तो अगर टेक्स्ट बेटा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हमारे क्वेश्चन में किसी टेक्स्ट का जिक्र नहीं है, तो हम फाइनली क्या निकाल लेंगे? नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट विद रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड वगैरह। लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व हो तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसे कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद फिर टैक्स आता है, लेकिन वो जो टैक्स आता है उसी की मैंने डिस्कशन अभी स्टार्ट की। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया? तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्कशन ऑफ आईएस 12। मतलब इनकम स्टेटमेंट के किस प्रॉफिट का नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस, एक छोटा सेंटेंस लिखकर फिर अगर आपने स्टेटमेंट बनानी है तो बना लीजिए, इसी के साथ एक सेंटेंस और ऐड करें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। मतलब मैं कभी अगर वर्ड बोलूं अकाउंटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना हुआ है, लेकिन फाइनली किस प्रॉफिट की बात हो रही है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ है? नहीं मतलब किन किन चीजों को लेस करके आ गया है। आप यहाँ तक नोट करें, तो अगर आप जरूरत महसूस करेंगे तो लिख लीजिएगा। ये पहले सेंटेंस लिखा, कंफ्यूजन तो नहीं मेरी बात में सर? अब ये स्टेटमेंट अगर बनाने में कोई इंटरेस्टेड है तो बना लें।
लेकिन नीचे फिर मेरे ख्याल टैक्सेबल प्रॉफिट आपने हेडिंग लिखी है, तो 2-3 लाइनें उसके लिए रखना, 2-3 लाइनें टैक्सेबल प्रॉफिट के लिए रखें, अगर कोई इंटरेस्टेड है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक लिखने में तो लिखें। लेकिन जो नहीं लिख रहे, ये अंडरस्टूड बात है कि फिर उन्होंने अपने जहन में लिख लिया। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के पूरा बता दीजिए। ये सर नोटेड है सर? मेरी तरफ जरा देख के बता देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक कैसे पहुंचा जाता है? फाइनेंशियल चार्जेस भी लेस हो गए, सवाई टैक्स के सारे खर्चे लेस हो गए, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचपन में नेट प्रॉफिट कहलाता, बचपन ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन नौजवानी ऑफ अकाउंटिंग में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता। जी सर, अब आ जाए टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं, अब कंसंट्रेशन प्लीज, प्रॉफिट which is calculated as per the requirements of income tax ordinance. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कहते हैं या एक्ट कहते हैं? वो कंपनी एक्ट है शायद, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही है ना शायद, ठीक है। Profit which is calculated as per the requirements of income tax authorities. अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़हन में है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्रीटमेंट्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग प्रॉफिट निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स है, तो फिर बेटा जो प्रॉफिट निकलेगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट है। आई विल लाइक क्या आप ये जो मैंने 2 सेंटेंस बोल रहे हैं जरा प्लीज अपने आप को बोल के सुनाइएगा। अगर प्रॉफिट, मैं एक दफा रिपीट करता हूँ फिर जरूर बोलिएगा, एक मिनट लेट मी रिपीट। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो रिजल्टिंग प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज, रिपीट द सेंटेंस। और टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आपके जहन में क्या चीज होगी? इनकम टैक्स। तो ये सबसे बेसिक चीज है। अब फर्ज करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो लिखा है वही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी लिखा हो, लिखा है या नहीं ये नहीं कह रहा, लिखा हो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा है वही अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा है तो क्या ये दोनों प्रॉफिट सेम ही होंगे? अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो लिखा है वो सेम रिक्वायरमेंट्स एज इट इज उठा के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिख दी है तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स और है
और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स और है, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द टैक्सेबल प्रॉफिट। अब आगे जाने से पहले जरा करंट टैक्स की डेफिनेशन पढ़ो। करंट टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स के बेस पे होता है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना है कंपनी से, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है उस पर नहीं लेना। गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लेने के लिए अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलग ही बना दिया। तो क्योंकि बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, इसलिए फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट भी टैक्सेबल प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। लेकिन अगर डिफरेंट ना हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट्स, तो ये दोनों प्रॉफिट्स सेम होने चाहिए। लेकिन क्योंकि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना वो अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेस पे लेना। प्रॉब्लम क्या है, हमने जब अकाउंटिंग करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हमने किसको फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। लेकिन टैक्स देते हुए हमें फिर किसको कंसिडर करना पड़ेगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आसान सी बात सिंपली ये हो जाएगी कि ये जो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट डिटरमिन कर दिया है विच इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तभी हम करंट टैक्स की फिगर फाइंड आउट कर सकेंगे। आई रिक्वेस्ट काइंडली दोबारा करंट टैक्स की डेफिनेशन देखें। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बेस पर नहीं, वो टैक्स जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पर। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स में, और फिर वो टैक्स रेट एक गिवन होता है। हम कंपनी के एंगल से अच्छा डिस्कशन करेंगे, ये भी शायद एक मैं बता दूं। आप लोगों ने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ा भी होगा, तो आप लोगों ने इंडिविजुअल के एंगल से पढ़ा और एओपी पार्टनरशिप के एंगल से पढ़ा। कंपनीज आपके सिलेबस में नहीं थी। मैं जो एक्स्ट्रा कुछ बातें करूंगा ये फिर कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें स्लैब रेट्स नहीं होते। आपने जो पढ़ा होगा इंडिविजुअल में भी और एओपी में, दोनों में स्लैब रेट्स का कॉन्सेप्ट है। कंपनी का फिक्स टैक्स रेट होता है। तो हमारी जो डिस्कशन है, ठीक है, वो टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन हमने उस डिस्कशन को जरा कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में से कन्वर्ट भी करना है। ठीक है सर, ये ज़हन में रखिएगा। हम किसकी बहस नहीं कर रहे, इंडिविजुअल एंड एओपी की। हमारी जो डिस्कशन है इनकम टैक्स से रिलेटेड, वो कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो करना क्या पड़ता है, जहां पे मैं था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं कि हमारे पास जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अकाउंटिंग एंड हो गया, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, इसको ध्यान में रखे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, कहां पहुंच गए हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच गए। देन फिर अब हमें क्या चाहिए, टैक्स। और टैक्स में पहला कौन सा टैक्स चाहिए, करंट टैक्स। अब करंट टैक्स किस पे होता है, टैक्सेबल प्रॉफिट पे। तो ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से अब रेट नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, करंट टैक्स की वर्किंग के लिए हमें अपने किसी वर्किंग वाले पेज पे जाना पड़ेगा। नहीं मतलब ट्राई टू विजुअलाइज हम कहां पहुंच गए, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल दिया, किसको ध्यान में रखते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। इस स्टेप तक अकाउंटिंग प्रॉफिट तक आते हुए हमें कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं कंसीडर करना। हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया अल्हम्दुलिल्लाह सही किया और पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद हमारा टैक्स का जो एक्सपेंस है, और उसमें पहला जो एक्सपेंस लिखता हूँ करंट टैक्स, वो है कन्वर्ट करना। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, एक वर्किंग वाले पेज पे जाना पड़ता है। और इस टैक्स की बेस मेरे वर्ड्स कंफ्यूजिंग तो नहीं होता जा रहा, मैं कहां पहुंच गया था, फिर मैं क्या ढूंढने के लिए कहां चला गया हूँ, करंट टैक्स ढूंढने के लिए मैं वर्किंग में चला। अब इसमें मतलब बहुत से डिफरेंसेस हैं अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स में और इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट्स में। वो इंशाल्लाह भी हम थोड़ी देर तक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ डिफरेंसेस हैं। लेकिन इनिशियली एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन जरा ध्यान में लाएं, जिन हजरात ने टैक्स पढ़ा हुआ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो IAS 16 है, वो यूजफुल लाइफ को बेस बनाता है। फिर कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक इनिशियल डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट है। वहां आपने कोई रिवैल्यूएशन वर्ड नहीं सुना, वहां 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 कहा टैक्स में कोई रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई इंपेयरमेंट के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। वहां मेथड हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस है। वहां वहां यानी कि इसका मतलब मुझे वही अज्यूम करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में WDV से रेट मल्टीप्लाई होता है, फुल ईयर पॉलिसी भी है,
इनिशियल अलाउंसेस भी हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनिशियल डेप्रिसिएशन। फिर उन्होंने रेट्स डिफाइन किए हैं, एसेट्स के 15% है बिल्डिंग्स के लिए, 20%, मतलब वहाँ रेट्स डिफाइंड है, लेकिन अकाउंटिंग में हम यूजफुल लाइफ का बेस बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन ही की वर्किंग में। इसलिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो IAS 16 के मुताबिक होगी और जो टैक्स डेप्रिसिएशन होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनमें डिफरेंस हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और नंबर 2 टैक्स डेप्रिसिएशन। ये समझ आया किसी को? व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? एक ऐसी डेप्रिसिएशन जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे चार्ज की है, वो है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। और एक ऐसी डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जहन में रख के फाइंड आउट हुई है, वो टैक्स डेप्रिसिएशन। अब जरा मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ढूंढने कहीं, कहीं नजर आता है कहीं? किस प्रॉफिट का नाम अकाउंटिंग प्रॉफिट है? अब लेट्स अज्यूम ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आया था 6 लाख रुपए, तो करंट टैक्स की वर्किंग किस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को अगर एक अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या आपको इसमें से अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन लेस हुई नजर आ रही है? हमने जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया है इसे अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फाइंड आउट किया है। तो क्या हम IAS 16 वाली जो भी डेप्रिसिएशन थी, चाहे कॉस्ट मॉडल पे थी, रिवैल्यूएशन मॉडल पे थी, वो हम इसमें से लेस कर चुके होंगे? लेकिन टैक्स वाले हमें अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे, वो हम करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ। तो देर पर हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक क्यों करनी पड़ेगी? पहले लेस हुई भी नहीं, वो पहले लेस हुई भी है, वो अलाउड नहीं है। वो पहले लेस हुई भी है लेकिन अलाउड नहीं है। क्या करूं? फिगर्स में अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से 2 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन थी, इसको ऐड करूं लेस करूं? क्यों ऐड किया? क्योंकि पहले लेस हुआ, कैंसिल किया मैंने इफेक्ट, इस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया, और देन फिर हम रिलैक्स होके वो वाली डेप्रिसिएशन कंसीडर कर सकते हैं जो टैक्स वाले हम अलाउ करेंगे। लेट्स अज्यूम इट इज 10,000। कैलकुलेटर उठा, अगर कोई और डिफरेंस नहीं है बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्सेबल प्रॉफिट्स, कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा, चाहे गलत हो जाए, दिस शुड नॉट बी द मिशन हियर। 590, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 590? ना ना सर, ना 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 अभी नहीं सर, ना टैक्सेबल प्रॉफिट। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है तो हम एक वर्किंग में चले जाएंगे और अकाउंटिंग प्रॉफिट को सामने रख के जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी है टैक्सेबल प्रॉफिट बनाने के लिए, वो एड लेस करके हम इनिशियली पहले पहुंचेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट पर। देन फिर हम ढूंढा करेंगे टैक्स रेट, लेकिन टैक्स रेट कंपनी के एंगल से। तो फॉर एग्जांपल अब टैक्स रेट्स आपको गिवन होंगे, आपने नहीं सोचना। लेट्स से मेरे 30% टैक्स रेट है, तो सॉल्व कीजिएगा। 590,000 into 30% is equal to, what is the name of this 1,77,000? This is current tax. Why this current tax? ढूंढने definition ढूंढने थे, ढूंढने ये टैक्स आया है टैक्सेबल प्रॉफिट्स की बेस पे, therefore it is called as current tax. Let me finish, लिख लीजिएगा, एक मिनट बात पूरी कर लूँ। जी सर, ये आप कंपनी के अकाउंटेंट बने, जरा कंपनी के अकाउंटेंट, क्या ये करंट टैक्स आपके बिजनेस का एक्सपेंस है? Just like any other expense, it is an expense of the business. What should be the double entry of this expense? Accrual basis पे जिस तरह कोई भी खर्चा रिकॉर्ड होता है, टैक्स का खर्चा भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन इसके लिए एक छोटी स्टोरी और सुन लेना। जब ईयर एंड आ जाएगा तो हम करंट टैक्स की वर्किंग तो कर लेंगे, लेकिन ईयर एंड पे टैक्स नहीं पे होता। वो भी आपने टैक्स में पढ़ा होगा, मे बी सितंबर तक शायद इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल करनी होती है। कंपनी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद दिसंबर तक होती है शायद, तो 6 मंथ्स अराउंड। तो जिस दिन आप ये कैलकुलेट करोगे ईयर एंड पे, उसी दिन इसने पे नहीं होता, ये सब्सिक्वेंटली बाद में पे होता है।
देयरफॉर इनिशियली एक्रूअल बेसिस पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एंट्री बोले सर, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट एंड करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग कितने रुपए से? 177,000 रुपीस से। लेट मी फिनिश। अब ये डबल एंट्री हो गई। इस डबल एंट्री की बेस पे जरा पोस्टिंग सुन लें, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंट्री कैसे इफेक्ट करेगी। करंट टैक्स तो डेबिट कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है। तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया था, टैक्स की हेडिंग आ गई थी, तो करंट टैक्स के सामने 177,000 समझ आता है, लेकिन ये एक्सपेंस है इसलिए इनकम स्टेटमेंट में एक ब्रैकेट लग जाएगी। सेकेंड इफेक्ट, मैंने पेबल क्रेडिट किया है। पेबल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज में कहाँ जाएगा? करंट लाइबिलिटी में क्यों जाएगा? If it is payable within next 12 months, या maximum 6 months around है दिसंबर में, लेकिन next 12 months के अंदर अंदर क्योंकि इसने पे हो जाना, इसलिए it is part of your current liabilities. Any confusion? आखिरी चीज, एक भाई ने भी वर्ड यूज किया था, फॉर एग्जांपल अभी अगर करंट टैक्स के अलावा मैंने दो लफ्ज और बोल रहे थे, डेफर्ड टैक्स और प्रायर पीरियड टैक्स, इग्नोरिंग दोस टू वर्ड्स, अगर सिर्फ यही करंट टैक्स ही है तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 6 लाख, टैक्स हमारा है 177, तो यहाँ बेटा फिर फाइनली कैलकुलेट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर और कोई टैक्स का कंपोनेंट नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपका ये फिर अब रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बनेगा। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा, चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक कैसे पहुंचा जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिगर बता देंगे आप लोग नोट करते हैं, इस तरह आपने करो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली इस डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन? सर ये डेफर्ड और ये इसी टैक्स की सर डेफर्ड छोड़ दें, प्राइवेट छोड़, सिर्फ कौन सा सामने आ गया? करंट टैक्स। क्योंकि मेरे सामने भी एक सवाल आ रहा है मुसलसल, अगर लॉस हो जाए तो, अगर ये हो गया तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा जब लिख लेंगे तो बता दीजिएगा। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स? किस जगह नजर आएगा करंट टैक्स एक्सपेंस? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक हेडिंग सी होगी टैक्स, फिर उसमें पहला कंपोनेंट करंट टैक्स, और अगर और कोई कंपोनेंट नहीं है तो फिर इसी को लेस करके प्रॉफिट आफ्टर।
ये सर जी नोटेड है सर। सर जी बुक खोल लें पेज 70। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने बेटा लिस्ट तो नहीं कर ये सर जी सॉरी फॉर कन्वीनियंस कुछ दिन करा यार बुक का पता नहीं कहाँ है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कुछ दिन आप जरा मेरे साथ गुजारा कर रहे हैं, वैसे मैंने चला भी शेयर कर रखा हूँ। तो बुक का अगर पेज नंबर आपके पास है तो पेज नंबर 70। अब सर जी मैंने जो आपके सामने अभी इनिशियली थोड़ी सी एक बात रखी है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में अगर डिफरेंस होगा तो वो अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट के डिफरेंट होने की वजह से होगा। सेंटेंस ठीक है मेरा? तो अब हम जरा एक समरी सॉर्ट ऑफ पढ़ने लगे कि कहाँ कहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में सिमिलैरिटी भी है और कहाँ कहाँ डिफरेंसेस भी हैं। तो डेफिनेटली इनिशियली ये 15 पॉइंट्स हैं, लेकिन जिन चीज़ों की शायद हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम यहाँ कवर हो जाएंगे। तो अगर कोई 1 2 3 4 चीजें रह भी गई तो इंशाल्लाह साथ साथ फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो हम करने क्या लगे, जरा एक हेडिंग देख लें। क्या पढ़ने लगे? एक समरी ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ये बना कैसे हुआ पेज? पहले पर्टिकुलर्स बने हुए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, किसके स्टैंडर्ड की बात हो रही है। देन फिर सेकंड कॉलम में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ और लास्ट कॉलम में एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सिमिलैरिटीज भी हैं लेकिन मेजॉरिटी केसेस में डिसिमिलैरिटीज ही हैं। आए नंबर 1, सबसे पहले किस स्टैंडर्ड की बहस होनी शुरू होगी? Inventories are made at lower of cost and NRV in both the accounting in both the accounting standards and income tax ordinance। सही है? इट मीन इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलैरिटी अगर होगी तो क्या किसके बराबर होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट के बराबर ही होगा। हाँ, डिसिमिलैरिटी अगर हो गई तो फिर डिफरेंसेस है। डन सर? नंबर 2, IAS 16 tangible assets, property, plant, equipment, depreciation as per IAS 16। ठीक है, मींस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एज पर IAS 16। रिवैल्यूएशन मॉडल में भी हो सकती है, कॉस्ट मॉडल में भी हो सकती है। पहले इसी रो को कंप्लीट कर लेना, एक में बोर्ड देखो पहले IAS 16 की बात। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़े से वर्ड्स भी अभी बोले थे। टैक्स डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन इनिशियल एंड नॉर्मल अलाउंस। ठीक है, फिर उसमें रेट्स अवेलेबल हैं, मेथड हमेशा रिड्यूसिंग है, फिर उसमें फुल ईयर पॉलिसी है। फुल ईयर पॉलिसी का पता है किसी को? हम डेप्रिसिएशन हमेशा अकाउंटिंग में टाइम बेसिस पे चार्ज करते हैं अगर डेट्स अवेलेबल है। टाइम बेसिस मींस जितना अरसा ऐसे इस्तेमाल हुआ, अगर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर होगी है तो उतने अरसे की बस डेप्रिसिएशन। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो देयरफॉर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एज पर IAS 16 और टैक्स डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नॉर्मली हमेशा डिफरेंट ही होगी। लेकिन हमें इस डिटेल में नहीं जाना जिस डिटेल में आप टैक्स में जाते थे। हमें मैक्सिमम डाटा गिवन हुआ करेगा, जिस वर्किंग को जैसे जैसे करना हो इंशाल्लाह साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका ये इशू नहीं कि वो कैसे करेंगे, इंशाल्लाह अगर ये हो गया तो वो भी होगा। तो अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन अगर डिफरेंट है तो एक दफा दोबारा बोल लें, हम अपनी करंट टैक्स की वर्किंग में एक एडलेस कैसे करेंगे? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन ऐसे। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ जरा अपने आप को कंफर्टेबल करके इन चीजों से आगे चलने की कोशिश करें। देन डेफिनेटली इंटेंजिबल एसेट्स अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़े, जब आएगा वो चैप्टर तो पढ़ लेंगे। लेकिन इनिशियली इस वक्त बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होता है रादर देन डेप्रिसिएशन। उसकी डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड अमोर्टाइजेशन है। तो ये अमोर्टाइजेशन एज पर IAS 38 कहलाएगी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। लेकिन टैक्स में अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी अपने ही रूल्स हैं। उसमें फिर एक शायद ये भी है 10 इयर्स पता नहीं लाइफ है। अगर किसी की लाइफ ही ना पता हो वो पता नहीं 20 ईयर तक रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ इस तरह की भी स्टोरीज हैं। तो वहां भी अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन में अक्सर डिफरेंस ही महसूस होगा। तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक कर देंगे और टैक्स अमोर्टाइजेशन लेस कर देंगे। तो अमोर्टाइजेशन सिंपली मींस डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है सर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इज सेम इन द वर्किंग ऑफ करंट टैक्स। एनी कंफ्यूजन?
बाकी डेफिनेटली जितनी डेप्थ में जाना है वो साथ साथ जाएंगे। एनी कंफ्यूजन? आ जाइए अपनी फेवरेट चीजों की तरफ। डिस्पोजल। अकाउंटिंग में गेन लॉस निकालते हैं अगर ऐसे डिस्पोज हो जाए तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल प्रोसीड्स एंड कैरिंग अमाउंट। सेल प्रोसीड्स में से अगर आप कैरिंग अमाउंट माइनस कर देंगे और सेल प्रोसीड्स ज्यादा है तो गेन हो जाएगा, और अगर सेल प्रोसीड्स कम है तो लॉस हो जाएगा। लेकिन ये जो गेन लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग गेन लॉस। एक सेकंड के लॉस कॉलम है। टैक्स गेन लॉस कैसे आता है? सेल प्रोसीड्स में से टैक्स बेस्ड एक लफ्ज होता है, एक अच्छा वर्ड है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट के साथ एक वर्ड लिखे WDV का, पता है हमें? कैरिंग अमाउंट WDV लिख लें। WDV ये हालात तो नहीं? WDV तो ठीक है ना यार? अब ये मैं आपके सामने डिस्कशन रखी थी जिससे खोला चीजें ऐसी हैं कि स्टैंडर्ड साइड पे रह जाता है और वो पुरानी बहसें अपनी जगह रह जाती है। उसमें से नंबर 1 डिस्पोजल था। WDV कैसे आती है सर? चंद वर्ड जरा गौर से सुने पहले। फर्स्ट करें आपने एक एसेट बेचा, पहले सुन लीजिएगा एक एग्जांपल लिखता हूं। आपने एक एसेट बेचा, उसके अगेंस्ट सेल प्रोसीड्स मींस कैश की बात हो रही। सपोज 5 लाख कैश। अब इसको कंपेयर किससे करना है हमें? कैरिंग अमाउंट WDV से। WDV अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं? सपोज इस एसेट की कॉस्ट थी 7 लाख, माइनस इससे क्या करूंगा? लेकिन एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। लेट्स अज्यूम 2,50,000। क्या माइनस किए? एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो अगर एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस कर रहा हूं तो मेरे पास ये जो WDV आ रही है ये क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो WDV आएगी इट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। मुझे इधर अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, पहले कुछ नए नए वर्ड्स समझना जहन में रखना शुरू कर दें ताकि आहिस्ता से वो आपके जहन में सेट हो जाए। फिगर सॉल्व कीजिएगा। 7 माइनस 450। असल में बेटा कैरिंग अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जब अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए। आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो फिगर्स अपीयर हो रही होती हैं फाइनली एसेट्स और लायबिलिटीज के अगेंस्ट जो फाइनल फिगर्स बैलेंस शीट में लिखी होती हैं दो फिगर्स आर कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट्स। क्या WDV भी बैलेंस शीट में आती है? क्या एसेट WDV पे बैलेंस शीट में आता है या कॉस्ट पे आता है? WDV पे आता है। तो इसलिए WDV इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। लेकिन कैरिंग अमाउंट वर्ड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स। जो फिगर्स बैलेंस शीट में आ रही हैं वो फिगर्स सारी बैलेंस शीट में जो आ रही हैं वो कैरिंग अमाउंट्स कहलाती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के सामने। लेकिन यह एक डिफरेंस अब आना है वो मैं साथ नहीं। पहले ये बता दें गेन है लॉस कितना? 50,000 जो गेन है ये गेन कहलाएगा अकाउंटिंग गेन। वाई अकाउंटिंग गेन? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करते हुए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा। लेकिन जरा टैक्स पॉइंट भी साथ हमने बेचा एसेट को 5 लाख का कैश तो ये है, ठीक है। लेकिन अब इसे कंपेयर किससे करना है? उस WDV से जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटेड हो, तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? अब हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस की है, एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से WDV कैसे बनेगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन में डिफरेंस हो सकता है इसलिए फिर इन एक्यूमुलेटेड फिगर्स में भी डिफरेंस हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि ये एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन इज 3 लाख। याद क्लियर है मेरे फ्रेंड्स? व्हाट इज 7 लाख? व्हाट इज 3 लाख? एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन। देन सर ये अगला लफ्ज जरा सुना, अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे
तो जो WDV आएगी उसे कहते हैं कैरिंग अमाउंट। लेकिन अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो WDV आती है उसे फिर कहा जाता है टैक्स बेस। एक डिफरेंस रखने के लिए, दोनों को अगर सेम ही नाम दे देंगे फाइनली तो बात समझ नहीं आएगी। समझने का तरीका सिंपली फिलहाल क्या है कि अगर आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं तो WDV विल बी कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, और अगर कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो WDV आएगी दैट इज कॉल्ड एज टैक्स बेस। तो मेरी टैक्स बेस क्या आ रही है प्लीज, मेरी टैक्स बेस क्या आ रही है 4 लाख, और डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिगर्स इज 1 लाख। अब ये 1 लाख अकाउंटिंग गेन क्यों नहीं है? क्योंकि ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग हुई है, देयरफॉर इसका नाम हो गया टैक्स गेन। क्या टैक्स लॉस भी हो सकता है, क्या अकाउंटिंग लॉस भी हो सकता है, वो सब हो सकता है। पहले यहां तक नोट कर लीजिएगा। बुक पुरानी क्यों? हमेशा लेट हो जाता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी कह देता है, शुक्र है अल्लाह का। जी 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 जी। चल मेरा भाई सो जा फिर। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद हम तो चाह रहे थे पढ़ने को लेकिन नींद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोगों को कभी फेसबुक पे इंपॉर्टेंट काम करते करते नींद आई है? यानी कि आप 15 घंटे बाद बैठे हुए वही मतलब सोते सोते लगे लगे सो गए। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप को जब नींद ना आ रही है तो आपने एक मेडिसिन के लिए रखा हो। ठीक है ये तो ठीक अच्छी बात है। ठीक है क्यों कह रहे भाई का 5-10 मिनट फिर नींद आ रहा। आप तो पता नहीं मेरे से कुछ सीखते ही नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत कुछ सीखे जाता हूँ। नहीं मैं नहीं कुछ नहीं कहता, ये तो डिबेटेबल इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट एक्नॉलेज बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। इस्लामाबाद के हालात और सर आप जज्बाती हो रहे हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे आप सर, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये मेरे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी बच्चे ने ये कहा कि मुझे फेसबुक पर 10 मिनट बाद नींद आ जाती। अच्छा है मैं ऐसे ही जरा नेगेटिव जरा थॉट रख रहा था। जी सर कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं सर? WDV अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग बन जाएगी बट्स एक ऐसी WDV एसेट की जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होगी, और इसी तरह टैक्स बेस फिर किसे कहेंगे? ऐसा ही सर इंशाल्लाह बात और खोलता हूँ, लेकिन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब अगर ये फिगर्स इस तरह है और आप करंट टैक्स की वर्किंग कर रहे हैं, करंट टैक्स की वर्किंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एक मिनट कंप्लीट करवा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसे कहते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो हम पॉइंट ऑफ व्यू से सही कैलकुलेट हुआ। तो मैंने जिम किए 4 लाख फिगर, इसको तो अकाउंटेंट बन के गौर से देखें, क्या इस 4 लाख की कैलकुलेशन में अदर इनकम का इफेक्ट आ रहा होगा? अदर इनकम का इफेक्ट आ रहा होगा सर? और क्या उस अदर इनकम में 1 लाख रुपीस का टैक्स गेन आ रहा होगा?
1 लाख का टैक्स गेन आ रहा होगा? हरगिज नहीं आ रहा होगा। हमारी इनकम स्टेटमेंट में अकाउंटिंग गेन ऑफ 50,000 आ रहा है। तो क्या आपको इस 4 लाख में 50,000 का अकाउंटिंग गेन ऐड हुआ नजर आ रहा है? लेकिन टैक्स वालों ने उस 50,000 पे टैक्स नहीं लेना, उन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स की बेस पे लेना है। तो देयरफॉर हमें लाख रुपए पे टैक्स देना, 50 की बजाय लाख। लेकिन कोई बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या एडजस्टमेंट करें, कैसे करें? क्या अकाउंटिंग गेन पहले ऐड हुआ हुआ है? पहले ऐड हुआ हुआ है, तो उसे क्यों लेस कर देंगे? ताकि उसका इफेक्ट कैंसिल। एक चीज जो आ रही है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और नहीं आनी चाहिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले लेस हुई हुई है तो ऐड करके कैंसिल करेंगे, और अगर पहले ऐड हुई हुई है तो लेस करके कैंसिल करेंगे। मेक सिंपल प्लीज। व्हाई लेस, व्हाई ब्रैकेट? पहले ऐड हुई हुई है, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमें इसे माइनस करना होगा, और इसकी जगह पर क्या करेंगे? टैक्सेबल गेन को ऐड करेंगे। तो इस एडलेस के रिजल्ट में, प्लीज एडलेस, इस एडलेस के रिजल्ट में हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? टैक्सेबल। आंसर क्या है? 455। कैलकुलेटर अलाउड है सर। जी बेटा इमरान, आपने जितनी छुट्टियां कर ली हैं ना, कॉस्ट में भी और इसमें भी, तो आप बेटा इसी तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे सर। क्या अकाउंटेंट एक ही काम बार बार करता है? पहले वो अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालता है, फिर वो टैक्स प्रॉफिट निकालता है। अगर खुदा ना खास्ता 2 छुट्टियां और होगी ना, तो फिर आपका दिल ये करना है कि सिलेबस खत्म हो जाए और पेपर वही हो जाए जो पिछले दफा इंट्रो का हुआ। तो मेरा भाई प्लीज एक दो दिनों में जो हो गया उसे कवर करें। जिंदगी यही है, इसी को आगे बढ़ाएं। सरेंडर ना कर दिया करें। नहीं सर, ये मजाक बनता नहीं है सर, इस वक्त इस तरह का मजाक नहीं बनता। ये मजाक तभी होते हैं सर अगर पिछले चीजें ना हुई हों और दिल की ख्वाहिशात वो हो जाए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोग तो इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं। अब उस मेजॉरिटी में से कौन एक बंदा मिलेगा? जी डियर, एक वर्किंग वगैरह विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्किंग मींस से, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम अकाउंटिंग में, अब मैं फिगर्स अज्यूम करके आपके सामने चीजें रख रहा हूँ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस था और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गेन था। ये पॉसिबल है? पहले ये सोचो। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस की वजह से हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गेन हो। पहले ये बता दें, इसमें तो नहीं कोई बदअज़मी वाली बात। फिगर सपोज थी 50,000 अकाउंटिंग का लॉस था और टैक्स गेन 1 लाख। बताएं कैसे एडजस्ट करें इसको? जितना कॉम्प्लेक्स अगर हम करेंगे उसमें हो जाना है, लेकिन इजीएस्ट वे क्या है? अगर एक फिगर लेस हुई हुई है और हम उससे लेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे ऐड बैक करके कैंसिल करना है। और अगर एक फिगर पहले ऐड हुई हुई है और हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे फिर लेस करके कैंसिल करना है। ऐड लेस का कॉन्सेप्ट सिंपली है। तो क्या करूं सर इस 50 का? क्यों ऐड? लॉस है, पहले लेस हुआ होगा। गेन का क्या करूं? एक रूल यहाँ से बना कि अगर एक चीज ऐड हो रही है तो दूसरी अब लेस ही होगी। ये भी सर कोई रूल नहीं है, ये भी कोई रूल नहीं था, लॉजिक नहीं चले सर। 50,000 क्यों ऐड होना है? पहले लेस है। और 1 लाख क्यों ऐड ही होना है? क्योंकि ये गेन है, ये इनकम ही है, इसमें गेन ऐड ही होना। तो क्या दोनों ही ऐड? तो अपने लॉजिकली पे चलते रहना, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। ये आंसर आ जाएगा हमारा 5,50,000। लिखो अकाउंटिंग लॉस। चले नहीं प्रॉब्लम। चलो आगे साइड पॉइंट पे दे सर। नंबर 4 एंड नंबर 5 टैक्स नहीं लेना चाहते, तो ऐसी इनकम्स क्या कहलाती हैं? एग्जम्प्ट इनकम्स। नंबर 5 की तरह हेडिंग देखें लेफ्ट साइड पे। फिर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, उन्हें क्या बोला जाता है? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, एग्जम्प्ट इनकम वर्ड बार 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 आने हैं
नीचे आए पेज के एंड में, सेकंड लास्ट एक सेंटेंस अपने काइंडली सही ध्यान रखना। सेकंड लास्ट, इनकम्स टैक्सेबल होती हैं और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। पहले ये वर्ड जरा इस तरह से हजम रखिएगा, इनकम्स पे टैक्स देना होता है और एक्सपेंसेस डिडक्टेबल होते हैं। लेट मी फिनिश। डिडक्टेबल से क्या मुराद है? लेस करना होता है। टैक्सेबल से मुराद इन्हें ऐड करके एक टैक्स देना। लेकिन ये तो हो गया इनकम्स टैक्सेबल एंड एक्सपेंसेस डिडक्टेबल। अगर मैं आपके सामने कहूं कि कोई इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल नहीं है, तो उससे मुराद क्या होगी कि एग्जाम्प्ट इनकम। तो एग्जाम्प्ट इनकम मींस इनकम नॉट टैक्सेबल, व्हिच इज नॉट टैक्सेबल। और इनएडमिसिबल एक्सपेंस कौन सा होगा? एक्सपेंस व्हिच इज नॉट डिडक्टेबल। तो ये दो लफ्ज आने बार बार सही क्लियर रखना है। टैक्सेबल का वर्ड किसके लिए? इनकम्स के लिए। और डिडक्टेबल का वर्ड, तो अगर नॉट टैक्सेबल हो जाए कोई इनकम वो एग्जाम्प्ट इनकम कहलाती है, और अगर नॉट डिडक्टेबल हो जाए कोई एक्सपेंस तो वो इनएडमिसिबल कहलाता है। तो एग्जाम्प्ट इनकम मींस एक्सपेंस व्हिच इज नॉट डिडक्टेबल। मेरा ख्याल आपको पेज के स्टार्ट में दो वर्ड्स लिख लेने चाहिए। पेज के स्टार्ट में जगह एग्जाम्प्ट इनकम मींस exempt income which is not taxable, इस पे टैक्स नहीं देना। inadmissible expense which is not deductible। तो आ जाए नंबर 4 पे। अब नंबर 4 की जो रो है, रो में पढ़े एग्जाम्प्ट इनकम। एक एग्जांपल लिखी हुई है, एग्रीकल्चर इनकम इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सुना ना? अच्छा अभी एक सेकंड जरा काउंटिंग में बनाना। आपका फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो क्या आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो आप जस्ट लाइक एनी अदर इनकम अक्रूवल बेसिस पे अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट कॉलम देखें, रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस। तो हम अकाउंटेंट्स तो कोई भी अगर इनकम है अक्रूवल बेसिस पे उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन टैक्स वालों ने इसे नॉट टैक्सेबल मींस एग्जम्प्ट अगर करार दे दिया है, तो अपने जरा जहन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाएं। करंट टैक्स की वर्किंग शुरू हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? क्या इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारी इस एग्जम्प्ट इनकम का इफेक्ट आ रहा होगा? लेकिन क्या इस पर टैक्स देना है? क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, लेस करेंगे और बस करेंगे। तो एग्जम्प्ट इनकम का सिंपली ट्रीटमेंट फिर क्या हो गया? क्या हो गया सर? हमारे प्रॉफिट में वो इनकम अक्रूवल बेसिस पे आ रही होगी, टैक्स उस पे देना नहीं है, तो हम उस इनकम को माइनस करके अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है सर? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस पे आ रहा है। उसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है ब्रैकेट में। अगर कोई लॉ की वायलेशन पे फाइन्स एंड पेनल्टीज पे की जाए, तो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है आइडिया सबको? अब देखिए लॉ ये कहता है, लॉ ये कहता है, होपफुली मेरे से ये सवाल मुझे शदीद खतरा ये ना आ जाए क्यों कहता है। लॉ अनफॉर्चुनेटली फॉलो करने के लिए होता है। तो लॉ की जितनी बहस है ये यकीनन आपने लॉ में की होगी, जो भी की होगी। मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि लॉ ये कहता है। तो लॉ क्या कहता है कि अगर फाइन्स एंड पेनल्टीज, अच्छा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी किया शायद, हर फाइन एंड पेनल्टी को नहीं, शायद लॉ की वायलेशन की वजह से अगर कोई फाइन एंड पेनल्टी है तो इनएडमिसिबल एक्सपेंस कंसिडर होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन क्या अक्रूवल बेसिस पे आप इस खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे? मसलन फॉर एग्जांपल 10,000 आपको फाइन हो गया लॉ की वायलेशन की वजह से, तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस आप उसे फाइन डेबिट, और अगर पे नहीं किया तो पेएबल क्रेडिट, और अगर पे कर दिया है तो कैश क्रेडिट। जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस हम अदर एक्सपेंसेस में इनकम स्टेटमेंट में अदर एक्सपेंसेस में फाइन्स को एक्सपेंसेस में प्लस करके प्रॉफिट निकालते होंगे। लेकिन अगर ये इनएडमिसिबल है, नॉट सॉरी इनएडमिसिबल सही वर्ड है, नॉट डिडक्टेबल है, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें करंट टैक्स की वर्किंग में? सोच ले जरा सही। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ये लेस हुआ होगा, लेकिन उसे लेस करने की परमिशन नहीं है, देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा? तो एग्जम्प्ट इनकम्स को
लेस करके कैंसिल कर देंगे और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करके कैंसिल कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चलता नहीं फिर टाइम है भी। जी नंबर 6 रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी एक डबल एंट्री बता देना। ये सेल की बात होगी तो कैश या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये सेल की बात हो रही रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। इसके जरा रो पढ़े आगे। क्या रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स हम जस्ट लाइक एनी अदर इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं सर? और टैक्स वाले भी इसको एक्रूअल बेसिस पे ही टैक्सेबल बनाते हैं। क्या ये डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है? कहाँ एक्रूअल? अकाउंटिंग में भी और कहाँ भी एक्रूअल? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इट मींस इसका कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो हमें करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट नंबर 7 बिजनेस के कुछ रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने या बार बार इंकर होते हैं। तो एक स्टार लगा होगा, जरा नीचे जाइएगा टेबल के। रूटीन एक्सपेंसेस में यहाँ किसको कह रहा हूँ, जरा एक स्टार नीचे एक्सप्लेन कर हो रहा पढ़े। मंथली खर्चे, सैलरी, यूटिलिटीज, बिल्स, मेंटेनेंस, इस तरह के जो खर्चे हैं ये अकाउंटिंग में भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं और टैक्स में भी एक्रूअल बेसिस पे ही अलाउड होते हैं। ठीक है, तो इट मींस इन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के जहन में कोई टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज आ रही हो जो उन्हें यहाँ कन्फ्लिक्टिंग महसूस हो रही हो, मेरा ख्याल है आपके जहन में जो चीज आ रही है उसे निकाल देना मुनासिब है। एक चीज जरा सोच के, जिन हजरात ने खासतौर पर टैक्स पढ़ा हुआ, क्या टैक्स वाले बैड डेट्स अलाउ करते हैं? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो छोड़ दो, वो जो भी एक्चुअल है ठीक है। तो बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्या एंट्री होती है बैड डेट्स? डेटर क्रेडिट। तो मेरा सिर्फ सवाल अब ये है कि क्या डेटा रिकॉर्ड हुआ होगा तभी बैड होगा? तो ये जो इनकम्स है ना, नॉर्मल इनकम्स, ये एक्रूअल बेसिस पे है। टैक्स में सब कुछ कैश बेसिस पे नहीं है। तो बिजनेस की नॉर्मल इनकम आना, मैं वहीं आ रहा हूँ, कुछ एक्सपेंसेस वहां कैश बेसिस पे भी है लेकिन सारे नहीं। नॉर्मल इनकम और नॉर्मल जो एक्सपेंसेस हैं वो टैक्स वाले भी एक्रूअल बेसिस पे ही इनकम और एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली बनाते हैं। देखिए, अगर फर्ज करें यहाँ लिखा होता, जरा पॉइंट नंबर 6 के आगे है, टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। तो जरा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, सेल रिकॉर्ड ही कब होगी? एंट्री बोला। अगर आप इनकम रिकॉर्ड ही कब कर रहे हैं जब पैसे मिल गए हैं, तो आप बताएं बैड डेट्स का खतरा होगा? सोच लो, अगर आप पैसे पकड़ के सेल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैड डेट्स कहां से आ गए? तो क्या टैक्स में बैड डेट्स है? तो वो कहां से फिर आ गए? अक्रूवल हुई होगी, डेटर डेबिट हुआ होगा तो डेटर क्रेडिट होगा। तो यकीनन उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फिर कैश बेसिस पे है, एक्चुअल बेसिस पे। अभी अपने क्लब से इस्तेमाल और किए, लेकिन ये जो नॉर्मल रूटीन की इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं ये एक्रूवल बेसिस पे ही। तो पॉइंट नंबर 6 और 7 में बिजनेस का नॉर्मल रेवेन्यू और नंबर 7 में बिजनेस के जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं उनकी मैंने बात की। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि जहन में कुछ आ रही थी चीज। नंबर 8 पे लंबी बहस है, नंबर 9 पे भी शदीद बहस होनी है, बल्कि उसी पे शायद बहस रह जानी। नंबर 10 करके उठते हैं, बोरिंग कॉस्ट, IAS 23। IAS 23 के एंगल से मैंने अभी एक छोटा सा सेंटेंस बोला था, वो सही जरा क्लियर रखिएगा जरा। बोरिंग कॉस्ट इज नेवर कैपिटलाइज्ड, हमेशा इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट इज कैपिटलाइज्ड व्हेन देयर इज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो मेरा ख्याल है जो सेकंड कॉलम में वर्ड्स समझ आते हैं, कैपिटलाइज इफ इट रिलेट्स टू क्वालिफाइंग एसेट, और वे क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बन रहा हो, बस इससे ज्यादा भी जरूरत नहीं। अब अगले मेरे लफ्ज सुने जरा, क्या ये पॉसिबल है कि बोरिंग कॉस्ट हमने भी कोई एक्सपेंस आउट की हो?
अगर हमने बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट की है और लास्ट कॉलम पढ़े, टैक्स वालों ने तो करनी हमेशा एक्सपेंस आउट है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटलाइजेशन का सवाल ही नहीं है। कैपिटलाइजेशन और बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ है? अकाउंटिंग में, वो भी कब है? अगर क्वालिफाइंग एसेट। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वर्ड ही क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। बोरिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होनी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। अब मेरा क्वेश्चन सुना, अगर हमने एक बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट की हुई है क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या उसकी कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? करंट टैक्स की वर्किंग करते हुए अगर हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ है तो क्या टैक्स वालों ने भी एक्सपेंस आउट ही करना है? तो हमें किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन फुल कंसंट्रेशन। अगर हमने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है क्योंकि क्वालिफाइड एसेट था, तो अब हमारे फाइनेंशियल चार्जेस में वो नहीं आ रहा होगा। अब वो खर्चा हमारा फाइनेंशियल चार्जेस की बजाय एसेट की कॉस्ट में आ रहा होगा। समझ आता है यहाँ तक? अब जरा करंट टैक्स की वर्किंग जहन बनाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहन बनाए। अगर कैपिटलाइजेशन हुई भी है, 5 लाख सपोज अकाउंटिंग प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन हुई भी है, 50,000 रुपया हमने इस साल कैपिटलाइज किया था, तो गौर से अकाउंटेंट बन के देखें तो आपको इस 5 लाख में वो 50,000 नजर आता है? और सजी नजर आता है सर। किधर गया वो एसेट बन के नॉन करंट एसेट्स में चला गया। लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है, तो क्या हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? क्या ऐड करना पड़ेगा? 5 लाख हमारा कंपनी प्रॉफिट है, हमने 50,000 की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया हुआ था, क्या वो 50,000 इस 5 लाख को अफेक्ट कर रहा है? पहले तो नहीं है, पहले नहीं है। पहले क्यों नहीं है? हमने एक्सपेंस डेबिट करने की बजाय एसेट डेबिट किया हुआ है। असल खतरा वो तो नहीं है। बोरिंग कॉस्ट क्या चीज है? वही बोरिंग कॉस्ट है। तो क्या 50,000 उठते उठते बैठ गई करनी है? क्या 50,000 आपको इस 5 लाख में नजर आएगा अगर वो कैपिटलाइज्ड है तो? लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटलाइजेशन की कोई परमिशन नहीं, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हुए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सर? क्या करनी पड़ेगी सर? बोरिंग कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज की होगी उसे हमें लेस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस, तो देयरफॉर किस अमाउंट पे आपको टैक्स देना होगा? रजिस्टर खोलें जरा बैग में से, ये मेरी वर्किंग लिख के ठीक करेगा। बैग में बहुत सारे बच्चों को चला गया होगा जी सर। सर ये आने ये अब जुल्म किया, ये असल में जुल्म किया आप मुझे बताएं, क्वालिफाइंग एसेट कहते किसे हैं? जब अभी बन रहा हो तो डेप्रिसिएशन शुरू कब होती है? जब अवेलेबल फॉर यूज हो। तभी डेप्रिसिएशन की बात कहां से आ गई? आपने कैपिटलाइज किए इसलिए था क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है। जब वो बनेगा तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी। तो अभी बना नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है मिड ऑफ द ईयर तक हो, तो इंशाल्लाह वो भी होगा और ये भी होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन को एक सेकंड जेन से निकाल के ये एडजस्टमेंट ठीक है मेरी? इफ बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड, जितना अर्सा आपका पुराना हो गया FR1, मेरा भी उतना ही हो गया। यानी कि इसका मतलब वही था जब मैंने गलत अज्यूम किया। क्या होती है बोरिंग कॉस्ट? सवाल तो यहाँ से शुरू होना चाहिए था। असल तो मैं फंसा हूँ इस वक्त। कल इंशाल्लाह दोबारा बहस नहीं, जर्नल सवाल ये कोई नहीं है। आपकी कम से कम साल पुरानी होगी FR1, तो ये सवाल कोई जर्नल नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक सवाल होंगे। जज़ाकल्लाह बेटा, आप लोगों ने मुझे बता दिया कि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। क्लास का टाइम कब होता है, एंड कब होता है, कल का बता दें, कल शुरू कब होना है? और 8 बजे कहाँ होना है भाईजान? अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात।